जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में व्यंजनों का एक पार्ट करा दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर व्यंजनों के बारे में ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन किस तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं, और सघोष, अघोष और अल्पप्राण महाप्राण को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा आपको क्लास में ही याद कराने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो है वो किस तरीके से किया गया है। इसको जानने से पहले आपको ये वर्गीय व्यंजन जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, जो इसका ये पहल का होता है ना, ये पहला जो वर्ग होता है इसको क वर्ग बोलते हैं। यानी क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये जो होते हैं ये क वर्ग के वर्ण होते हैं। यानी जो प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होता है क, इसी के नाम पर इसका क वर्ग नाम पड़ गया है। जैसे कि यहाँ पर ये पहला वर्ण कौन सा है? च, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया च वर्ग। जैसे कि यहाँ पर ये ट है, इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया ट वर्ग। ठीक है, तो यानी जो पहल की रो है, ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, ये 5 रो है, ऐसे 5 कॉलम मान लीजिए इनको। और जो पहले कॉलम का जो पहला ही वर्ण होता है उसी के आधार पर इनका नाम पड़ गया है, जिससे इसको यहाँ पर क वर्ग बोलेंगे, इसको च वर्ग बोलेंगे, इसको ट वर्ग और इसको त वर्ग और इसको प वर्ग। ठीक है, ये बेसिकली वर्गीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था। अब देखिए, ये जो व्यंजन होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी वर्ण है, वो उनका उच्चारण जो है कहाँ से होता है? यानी हमारे मुख से जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो मुख के अंतर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य, ये 5 तरीके होते हैं। इन 5 जगह से, यानी कि इन 5 तरीकों से आप कैसे इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, यानी किस वर्ण का उच्चारण किस जगह से होता है, इसके अंतर्गत हम बस यही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? यानी ये जो क वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं ना, ये क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है? तो इनका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। जब आप इनको बोलने का प्रयास करोगे तो आपकी जो ध्वनि निकलेगी वो आपके कंठ, यानी कि गले से, अंदर से यहाँ पर निकल के आएगी। आप इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। क, देखिए, आपको अंदर से ही यहाँ पर आपके कंठ में ही कुछ प्रतिक्रिया होगी, तभी इनकी आवाज आप निकाल सकते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो इसलिए इनको यहाँ पर कंठ्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये कंठ से बोले जाते हैं ना, तो इसलिए इनको यहाँ पर कंठ्य व्यंजन बोल दिया जाता है। ठीक है, यानी क वर्ग के जो भी वर्ण है यहाँ पर, ये कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर कंठ्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, कंठ्य वर्ण के अंतर्गत और कौन कौन से होते हैं ये भी हम यहाँ पर बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले आप इनको क्लियर कर लीजिए। तो क वर्ग यहाँ पर कंठ्य से बोला जाएगा, और ये च वर्ग है, ये आपका तालु के द्वारा बोला जाएगा। जब ये तालु के द्वारा बोला जाता है तो इनको यहाँ पर, ये जो होते हैं च, छ, ज, झ, अ, इनको यहाँ पर तालव्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं, तो इनको बोल देते हैं यहाँ पर तालव्य। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तालव्य। ठीक है, ये हो गया आपके तालव्य वर्ण। ठीक है, च वर्ग आपका क्या हो गया? तालव्य वर्ण। ठीक, ऐसे यहाँ पर आपका ट वर्ग है। ट वर्ग आपका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, ये ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं ना, ये ट, ठ, ड, ढ, अण, ये आपके मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूर्धन्य। मूर्धन्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होता है आपका त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, त, थ, द, थ, न, ये आपके हो जाते हैं दंत्य वर्ण। क्योंकि जब इनका उच्चारण आप करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो दांतों को स्पर्श करती है, और जब दांतों को स्पर्श करेगी तो वो यहाँ पर दंत्य वर्ण हो जाते हैं। आप देखिए, तय को बोलकर देखिए, तय, हमारी जो जीवा का अगला हिस्सा है ना, वो हमारे दांतों को टच करेगा, और जब दांतों को टच कर कर किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो वहां पर उनको दंत्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि थ, थ को भी बोलेंगे तो इसमें भी हमारी जीभ जो है दांतों को टच करेगी। त, थ, द, ध, न, इन सभी में यहाँ पर हमारी जीवा जो है वो दांतों को टच करते हैं, इसलिए इनको दंत्य व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि ये दांतों की सहायता के द्वारा बोले जाते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर? इनको बोलेंगे दंत्य व्यंजन। ठीक है, दंत्य व्यंजन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये प वर्ग है।
पै वर्ग को उच्चारण करने के लिए हमको अपने होंठों की सहायता लेनी पड़ती है। अब देखिए, पै पै बोला तो हमारे दोनों होंठ जो है आपस में एक दूसरे से टच हुए। ऐसे हम फै का उच्चारण करेंगे, फै फै में भी हमारे जो दोनों होंठ है एक दूसरे का आपस में संपर्क होगा, तब जाकर पै फै बै भै मै, ये यहाँ पर ये पांचों वर्ण का उच्चारण हम तभी कर सकते हैं अपने होंठों की सहायता से। और जब इनका उच्चारण यहाँ पर होंठों की सहायता से हो रहा है तो ये बेसिकली कौन से व्यंजन कहेंगे, ये ओष्ठ्य व्यंजन कहे जाते हैं। यानी जो होंठों की सहायता से वर्ण उच्चारित होते हैं उनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। तो ये जो पै वर्ग है आपका, पै वर्ग के अंतर्गत जितने आते हैं इनको यहाँ पर ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओष्ठ्य, ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है, इनको यहाँ पर ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्गीय व्यंजन है आपके, इनका यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन सा व्यंजन किस माध्यम से उच्चारित होता है, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत क्या बस ये जो यहाँ पर कै वर्ग देगा, क्या यही व्यंजन यहाँ पर कंठ से बोले जाएंगे? जी नहीं, इसके अलावा भी होते हैं, स्वर भी होते हैं, विसर्ग भी होते हैं, और भी होते हैं। तो चलिए अब उनको यहाँ पर साइड बाय साइड लिख लेते हैं कि और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो पहल का वर्ग है ये कंठ है, ये कंठ के द्वारा बोला जाता है, इसको कंठ बोला जाता है। तो कंठ के द्वारा और कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो देखिए मैं इधर इसके साइड में लिख देता हूँ। ए भी आपका कंठ के द्वारा बोला जाता है, आ ये भी आपका कंठ के द्वारा बोला जाता है, ए आ, और एक हो जाता है आपका है, ठीक है, ये है हल वाला है, ए अ है, और एक हो जाता है आपका विसर्ग, ठीक है। ये विसर्ग होता है ना, किसी शब्द के अंत में लगता है विसर्ग, या कहीं पर भी लग जाता है, बीच में भी अंत में भी, बेसिकली इसको विसर्ग बोला जाता है। तो देखिए विसर्ग, यानी विसर्ग है अ ए, इनका उच्चारण भी आपका कंठ के द्वारा होता है, इसलिए इनको भी यहाँ पर कंठ्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ऐसे यहाँ पर आपका तालव्य, तालव्य से और कौन कौन से वर्ण होंगे जो तालव्य के द्वारा उच्चारित होंगे, तो इसमें भी यहाँ पर लिख लीजिए, छोटी ई, बड़ी ई, और एक एक हो जाएगा आपका य, और एक हो जाएगा ये बड़ा स, ठीक है। ये आपके तालव्य के द्वारा उच्चारित होते हैं, ठीक है। मैं देखिए कंठ के सामने मैंने यहाँ पर ये कंठ वाले लिख दिए, तालव्य के सामने मैंने यहाँ पर ये तालव्य लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य के द्वारा कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, इनसे अलग ये तो होते ही है, इनसे अलग जो होते हैं वो यहाँ पर इनके साइड में लिख रहा हूँ। तो देखिए ये हो जाते हैं आपका रे, री, और ये होगा आपका षटकोण वाला सा है, ठीक है, रे री से, ठीक है, रे री से, ये तीनों भी यहाँ पर आपके मूर्धन्य के द्वारा उच्चारित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दंत है, दंत के द्वारा और कौन से वर्ण होंगे, तो देखिए ल और से, और ये हो जाएगा ज। तो ये तीनों वर्ण भी यहाँ पर दंत के द्वारा उच्चारित होते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आना चाहिए कि ये जो ज है, ये ज तो यहाँ पर आपका तालव्य के द्वारा उच्चारित होता है, तो आपने इसको यहाँ पर दंत के अंतर्गत क्यों लिख दिया। तो उनको लिए मैं बता दूं, ये जो ज है ये बेसिकली ये वाला ज नहीं है। अब यहाँ पर गौर करेंगे, इसके यहाँ पर देखें नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये नुक्ता लगा हुआ है इनको यहाँ पर नई विकसित ध्वनियां बोला जाता है। ये अरबी फारसी के शब्दों से यहाँ पर हिंदी में आई है। तो ये जो है ये वाला नहीं है, ये इससे अलग है, ठीक है। ये नई विकसित ध्वनियां 5 होती है, कौन कौन सी होती है मैं अभी आने वाले वीडियो में, इसी वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, और इनसे शब्दों में कैसे अर्थ बदल जाता है इनका प्रयोग होने से, वो सब कुछ हम आगे डिटेल में जरूर जानेंगे। तो बस अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो है और ये वाला ज है, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ये वाला ज है ये तो आपका तालव्य के द्वारा ही उच्चारित होगा, लेकिन अगर ये नुक्ते वाला ज है ये आपका दंते के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में यहाँ पर ये पै वर्ग तो उच्चारित होता ही है, इसके अलग यहाँ पर देखिए ये 2 स्वर भी होते हैं, उ और ऊ, ठीक है, ये भी आपके ओष्ठ्य के द्वारा ही उच्चारित होते हैं, होंठों के द्वारा। देखिए ऊ ऊ ऊ बोल रहे हैं ना, तो हमारे होंठों की मदद लग रही है, होंठ गोल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको वृत्ताकार भी बोलते हैं, वृत्ताकार स्वर, मैंने पीछे वीडियो में स्वर वाले वीडियो में आपको इनके बारे में बताया होगा, ठीक है। तो ये छोटा ऊ बड़ा ऊ ये आपके ओष्ठ्य वर्ण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इससे अलग भी कुछ उच्चारण स्थान होते हैं, वो देख लीजिए यहाँ पर। ये हो गया आपका नासिक्य, ठीक है, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ्य के अलग, ओष्ठ्य से अलग
जो उच्चारण स्थान होता है वो एक नासिक्य होता है। इसमें बेसिकली नाक से हवा निकलती है। जब किसी इन वर्णों का उच्चारण होता है ना, तो नाक से और मुख से दोनों से वायु निकलती है। यानी कहने का मतलब यह है, नाक की सहायता भी यहाँ पर ली जाती है नासिक्य व्यंजनों का उच्चारण करते समय। इसलिए उच्चारण के स्थान पर नासिक्य व्यंजन ये आपके 5 हो जाते हैं। देखिए, अंग, अय, अण, न, मैं, ये बेसिकली नासिक्य व्यंजन आपके होते हैं, नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। ये वाला जो 5वां ग्रुप है ना, 5वां कॉलम, ये आपका नासिक्य व्यंजन ही होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है कंठोष्ठ। कंठ ओष्ठ। अब देखिए, कंठ ओष्ठ जो है ये कैसे बना है, कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बना है। यानी इसके द्वारा जो कोई वर्ण उच्चारित हो गए, उनमें यहाँ पर कंठ से भी बोला जाएगा और होंठों के द्वारा भी बोला जाएगा। कंठ मतलब गला, ओष्ठ माने होंठ। तो देखिए, इसमें 2 वर्ण आते हैं, ये ओ और औ, ये आपके कंठोष्ठ होते हैं। अब ये कंठोष्ठ क्यों होते हैं इसके बारे में देख लीजिए, इधर मैं लिख देता हूँ। जैसे कि ये आपका ओ है, ये ओ जो है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, ओ का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए, ओ का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है आपका ए प्लस ऊ। ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। ये आपका इसका निर्माण ऐसे हुआ है। तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ है, ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ। भाई यहाँ पर देखिए, कंठ वाला की यही तो है ना, कंठ वाली रो। कंठ वाली रो में यहाँ पर देखिए ए है, यानी ए का उच्चारण जो होता है वो कंठ के द्वारा होता है। तो यानी कि ये तो आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंठ हो जाएगा प्लस। और ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ऊ का उच्चारण स्थान आप यहाँ पर देखेंगे ओष्ठ है। यानी ऊ का जो उच्चारण होता है वो होंठों के द्वारा होता है, इसलिए इसको ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, ओष्ठ। और अब इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, कंठ ओष्ठ। इन दोनों के मेल से ही तो ओ बना है, और इन दोनों के मेल से यहाँ पर कंठोष्ठ बन जाएगा, कंठोष्ठ। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पर कंठोष्ठ वर्ण बोला जाता है। तो बेसिकली ये 2 है, ओ और औ, इन दोनों का निर्माण ऐसे ही हुआ है, तो इनको यहाँ पर कंठोष्ठ वर्ण बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद एक यहाँ पर होता है उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। तो देखिए, कंठ तालव्य से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कंठ का मतलब गले से बोला जाएगा, और तालव्य का मतलब यहाँ पर देखिए तालव्य के द्वारा भी ये बोला जाएगा। तो कंठ और तालव्य दोनों के द्वारा ही जो वर्ण उच्चारित होंगे उनको कंठ तालव्य कहा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये छोटी ए और बड़ी ए, ठीक है, ए और ऐ, ए ऐ बोलते हैं ना इनको, ये आपके कंठ तालव्य व्यंजन होते हैं, यानी सॉरी व्यंजन नहीं, कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। ठीक है, तो कंठ तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, ए और ऐ। अब ये कंठ तालव्य क्यों होते हैं, तो देखिए इनका निर्माण भी आप देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपकी समझ में आएगा कि इनको कंठ तालव्य क्यों बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए का निर्माण कैसे हुआ है, भाई संयुक्त स्वर है ना ये, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है आपका ए धन ई, ए धन ई, इन दोनों से मिलकर आपका क्या बना है, ये ए बना है। ठीक है, अब ए कहाँ से बोला जाता है, ए कंठ से बोला जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये देखिए ए का उच्चारण जो होता है वो कंठ के द्वारा होता है, तो यहाँ पर हमने कंठ लिख दिया। अब ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ई का उच्चारण स्थान आपका तालव्य के द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए तालव्य, ये ई जो है ये तालव्य के सामने है, यानी ई का उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है। तो यहाँ पर तालव्य लिख देंगे, तालव्य। तो कंठ प्लस तालव्य, तो दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कंठ तालव्य बनेगा। यानी ये जो ए है ये कंठ तालव्य के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि इनको कंठ तालव्य क्यों कहा जाता है। तो ये छोटी ए, ये बड़ी ए, इन दोनों को यहाँ पर कंठ तालव्य कहा जाता है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर दंतोष्ठ होता है, यानी जो दंत और होंठों की, यानी कि दांतों और होंठों की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनको यहाँ पर दंतोष्ठ कहा जाता है। तो दंतोष्ठ व्यंजन जो है आपका, दंतोष्ठ वर्ण जो है आपका वह होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ था, उसमें 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था यहीं से। प्रश्न क्या था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये था कि उच्चारण के आधार पर, प्रश्न ये पूछा गया था कि वर्णों का उच्चारण स्थान
कितने तरीके से होता है, यानी यहाँ पर वर्णों का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया था, यानी वर्णों को उच्चारित करने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर 5 होता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उसको क्लियर करेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम की ही बात लूँ, एग्जाम में जब इसका जवाब माना था आयोग ने, वो इस प्रश्न का सही जवाब 6 माना था। लेकिन जब यहाँ पर रिवाइज आंसर की आई, फाइनल आंसर की, तो वहां पर आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर 5 टिक कर दिया। तो इस आयोग ने क्यों इसका 6 माना था और क्यों अब इसका फाइनल आंसर की में इसका 5 सही कर लिया, जबकि इसका आंसर जो है 5 ही सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर पूछा गया कि मूल उच्चारण स्थान। तो देखें मूल उच्चारण स्थान किनको कहते हैं, ये देखें कंठ, तालव्य, मूर्धा और ये आपका दंत्य, ओष्ठ्य। ये बेसिकली ये 5 आपके उच्चारण स्थान होते हैं जो कि आपके मूल होते हैं। ठीक है, इन 5 उच्चारण स्थानों को ही मूल उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ये 5 ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने 6 दिया था, और कुछ लोग यहाँ पर कह भी रहे थे कि उच्चारण स्थान 6 है, वो किसको काउंट कर रहे थे, वो काउंट कर रहे थे नासिक्य को। क्योंकि देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, इनसे तो उच्चारण यहाँ पर वर्ण होते ही है, लेकिन नासिक्य के द्वारा भी यहाँ पर कुछ वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इसलिए छठा जो है आपका वो नासिक्य को माना जाता है। लेकिन नासिक्य अगर इसमें मानते तो इस प्रश्न का जवाब सही होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का जवाब 5 ही माना है। तो आयोग अपनी जगह सही है, उसने 5 माना है, बिल्कुल सही माना है। लेकिन तो फिर जब आयोग ने इसका 5 माना है, तो ये नासिक्य जो है इसमें मूल उच्चारण स्थानों में काउंट क्यों नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए ये जो मूल ये नासिक्य व्यंजन होते हैं, इनका जो उच्चारण होता है वो नासिक्य के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो ड है, ये अ, ये अण, ये न, ये म, नासिक्य के द्वारा इनका उच्चारण स्थान होता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, ये जो अंग है ये नासिक्य के द्वारा तो उच्चारित होता ही है, साथ में यहाँ पर देखेंगे ये क वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए ये कंठ के द्वारा भी यहाँ पर उच्चारित होता है। तो ये अकेला जो है कंठ के द्वारा भी और नासिक्य के द्वारा भी। ठीक है, तो इसलिए ये आप में मूल नहीं होगा। मूल तो सिर्फ वे होते हैं जो सिर्फ यहाँ पर अपनी एक अकेली विशेषता रखते हैं। अगर कंठ से बोले जा रहे हैं तो सिर्फ कंठ से ही वे उच्चारित होंगे, किसी अन्य से नहीं होंगे, वे यहाँ पर मूल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे यहाँ पर ये अय्य है, देखिए अय्य यहाँ पर नासिक्य के द्वारा उच्चारित होता है और साथ में यहाँ पर तालव्य के द्वारा भी उच्चारित होता है। ठीक ऐसे ही अण है, ये यहाँ पर ये नासिक्य के द्वारा साथ में मूर्धन्य के द्वारा उच्चारित होता है। न आपका दंत्य के द्वारा भी और नासिक्य के द्वारा भी, और मैं आपका ओष्ठ के द्वारा भी और नासिक्य के द्वारा भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो नासिक्य व्यंजन है आपके नासिक्य वर्ण है, ये नासिक्य के साथ साथ अलग अलग कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य इनके द्वारा भी यहाँ पर बोले जाते हैं। इसलिए अपने आप में ये मूल नहीं है। मूल सिर्फ वही होता है जिसके जैसा और कोई ना हो, मतलब अगर कोई कंठ से उच्चारित हो रहा है तो वो सिर्फ कंठ से ही उच्चारित होगा, वो किसी अन्य से नहीं होगा। कोई तालव्य से उच्चारित हो रहा है तो तालव्य से ही होगा, किसी अन्य से नहीं होगा। तो ऐसी विशेषता सिर्फ ये 5 वर्ग देते हैं यहाँ पर, ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इसलिए जो मूल उच्चारण स्थान है वो 5 ही कहे जाते हैं, छठा इसमें काउंट नहीं करते हैं। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी, और ये जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आपको हुआ होगा तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये थे आपके उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नई विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी है और इनका हिंदी में क्या प्रयोग है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नई विकसित ध्वनियाँ। ये देखिए नई विकसित ध्वनियाँ है, ये 5 है आपकी। कौन कौन सी है, देखिए क, ख, ग, ज, फ। इनको बोला भी इस तरीके से ही जाता है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोलकर दिखाया है। जो यहाँ पर उर्दू पढ़ते होंगे ना, जो उर्दू अरबी पढ़ते होंगे मुस्लिम बच्चे ज़्यादातर, वो इनको बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। अब देखिए इनके नीचे यहाँ पर ये नुक्ता लगा हुआ होता है। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा में जो क, ख, ग, ज, फ है ना, उनमें तो यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ नहीं होता, लेकिन इनके नीचे यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ होता है। ये बेसिकली जो होते हैं इनका प्रयोग अरबी फारसी भाषा के जो शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं ना, उनमें इनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किस किस तरीके से किया जाता है, इनको प्रयोग करने से पूरे शब्द का यहाँ पर अर्थ ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, मैं अभी आपको कुछ उदाहरण के जरिए इनको यहाँ पर समझाऊंगा।
ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे उन्होंने हिंदी में इनको यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। यानी जो हमारे ये नवविकसित ध्वनियाँ है ना, ये इनका प्रयोग जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सर्वप्रथम हिंदी में इनका प्रयोग किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए ये जो क ख ग ज़ फ है ये बोले कहाँ से जाते हैं, तो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जिह्वा के मूल से यहाँ पर बोले जाते हैं। हमारी जिह्वा का मूल क्या है, ख। देखिए अंदर बिल्कुल जाकर ना वहां से बोले जाते हैं क ख ग ज़ फ, यानी जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं, इसलिए इनको अली जिह्वा या जिह्वा मूल्य भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अली जिह्वा या जिह्वा मूल्य वर्ण कौन कौन से है, तो देखिए अली जिह्वा या जिह्वा मूल्य ये 5 है आपके। इन पांचों में से आपको जो भी ऑप्शन मिल जाएगा उसको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ये जिह्वा के मूल से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें जिह्वा मूल्य या अली जिह्वा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लेता हूं मैं, हिंदी के शब्द सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगे और उर्दू के शब्द, ठीक है। हिंदी और उर्दू के शब्द बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, बस उनमें यहाँ पर ये आपके नवविकसित ध्वनियों का प्रयोग होगा और देखिएगा आप किस तरीके से पूरे शब्द का यहाँ पर अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक साइड में हमने हिंदी के शब्द ले लिया है नीचे, और इधर ले लिया हमने उर्दू के शब्द ये नीचे, ठीक है। अब देखिए हिंदी का एक शब्द है यहाँ पर फन। फन, इसका मतलब होता है सांप। भाई फन, सांप का जो फन होता है ना, बोलते हैं सांप का फन, तो फन बोलते हैं सांप के फन को, यानी कि सांप को ही बोल देते हैं बेसिकली फन, ठीक है। तो हिंदी में तो हमारा जो फन है, इस फन का मतलब आपका सांप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उर्दू का शब्द है ये फन, इस पर देखिए ये यहाँ पर नुक्ता लग गया है, ये देखिए। अब ये फन है, अब इस फन का जो अर्थ बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हुनर बन जाएगा, ठीक है। आपने मूवियों में भी देखा होगा, इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल डाला। फनकार मतलब हुनर, हुनरदार, जिसके अंदर हुनर हो उसको फनकार बोला जाता है। ऐसे यहाँ पर फन, हुनर, देखिए इनको बोलने में भी थोड़ा अंतर होता है। हिंदी के शब्द जैसे फन है, इसको तो बोलेंगे बेसिकली फन, ऐसे बोल दिया। लेकिन जो ये फन है इसको बोला जाता है फन, बहुत ही स्मूथ तरीके से इसको बोला जाता है। मोमडन बच्चे इसको बहुत आसानी से बोल लेंगे, जो यहाँ पर मदरसों में पढ़ते होंगे उनको यहाँ पर इन नुक्तों का काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से इनको बोल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फन और फन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। हिंदी वाले फन का अर्थ हो जाता है सांप, और ये उर्दू वाला जो फन है इसमें यहाँ पर देखिए इसका अर्थ हो जाता है हुनर। ठीक ऐसे यहाँ पर जरा, जरा का मतलब हिंदी वाला ये जरा है, इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर बुढ़ापा, ठीक है ना। जर जोरू जमीन, ऐसे ऐसे वाक्य आपने हिंदी के सुने होंगे। जर जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक है। यानी जरा अवस्था में अगर कोई आ जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, ये ऐसे वाक्य आपने सुने होंगे। जरा अवस्था मतलब बुढ़ापे की अवस्था, तो जरा का मतलब हो जाता है बुढ़ापा। लेकिन ये जरा है, इसके नीचे नुक्ता लग गया है, आप देख लीजिएगा। इस जरा का मतलब जो हो जाएगा वो होता है कम, थोड़ा, ठीक है। आपने मूवी में गाना भी सुना होगा, पास वो आने लगे जरा जरा, ठीक है। ये मूवी का एक सॉन्ग है, ये आपने सुना होगा। तो पास वो आने लगे जरा जरा, इसका मतलब होता है पास वो आने लगे थोड़ा थोड़ा, यानी कि थोड़ा थोड़ा पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इस जरा का मतलब यहाँ पर कम, थोड़ा होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कफ, कफ का मतलब होता है बलगम। हिंदी में आपने दवाई दवाई देखी होगी, खांसी की एक शीशी होती है कफ। कफ का मतलब ही यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, बलगम हो जाता है। यानी कि आपको जब नज़ला हो जाता है ना तो बहुत सारा मटेरियल निकलता है, उसको यहाँ पर बलगम बोला जाता है। तो कफ का मतलब यहाँ पर बलगम हो जाता है हिंदी वाले का। और एक ये कफ हो गया आपका, ये देखे कफ, इसके यहाँ पर नीचे नुक्ता लगा। इस कफ का मतलब क्या होता है, जो आपकी बुरसट की बाजू होती है ना, ये वाली, ये बाहाँ होती है जिसको बोलते हैं, इसका ये अगला हिस्सा होता है, ये इसको यहाँ पर कफ बोला जाता है, जिस पर बटन लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने पहना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो देखिए, इसको अगले हिस्से को यहाँ पर कफ बोला जाता है, इस पर ये बटन लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो शर्ट की बाजू का अगला हिस्सा ये जिस पर बटन लगे हुए होते हैं उसको कफ बोलते हैं उर्दू के इसमें देखिए। इस कफ का मतलब यहाँ पर शर्ट की बाजू का वह हिस्सा जिसमें बटन लगते हैं, यानी ये। और इस कफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बलगम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर खाना, जो हिंदी वाला खाना है इसमें कोई नुक्ता नहीं है, इस खाना का मतलब तो भोजन हो जाएगा। आप लोग बोलते भी होंगे कि भैया चलो खाना खा लो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन अगर यहाँ पर इन नई विकसित ध्वनियों का प्रयोग हो जाए, देखिए नुक्ता वाला ख बन गया, इस खाना, इस खाने का मतलब क्या हो जाएगा, डिब्बा, ठीक है। डिब्बा मतलब कमरा,
जैसे कि बोलते हैं ना, एक खन्ना छोड़ के दूसरे खन्ने में, दूसरा खन्ना, तीसरा खन्ना, ये वो वाला खन्ना हो जाता है। इसको डिब्बा बोल लीजिए, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, या एक खन्ने से दूसरे खन्ने में, या एक कमरे से दूसरे कमरे में, ठीक है। तो इस खाना का मतलब कमरा या डिब्बा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये नवविकसित ध्वनियाँ आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से सिंपल उदाहरण देकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्राणवायु या फिर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए, प्राणवायु या प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं, जिसमें आपका एक हो जाता है अल्प प्राण और एक हो जाता है महाप्राण। तो अल्प प्राण की यहाँ पर देखिए हम हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर अल्प प्राण, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अन्यथा मैं आपको नोट्स तो दे ही दूंगा। अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए यहाँ पर। जिन व्यंजनों जिन व्यंजनों को जिन व्यंजनों को बोलते समय जिन व्यंजनों को बोलते समय जिन व्यंजनों को बोलते समय कम श्वास का प्रयोग हो, कम श्वास श्वास का प्रयोग प्रयोग हो, जिन व्यंजनों को बोलते समय या जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय कम श्वास का प्रयोग हो, उनको यहाँ पर अल्पप्राण कहते हैं। कम श्वास का प्रयोग हो, उन्हें उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, यानी ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय, जिनको बोलते समय कम श्वास हमारे मुख से निकले, उनको अल्पप्राण कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, इनको याद करने की ट्रिक भी आप देख लीजिएगा। पहले आप समझ लीजिएगा ये होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यहाँ पर अल्पप्राण होते हैं। और उच्छिष्ट ड भी यहाँ पर आपका अल्पप्राण होता है, और सभी स्वर भी यहाँ पर आपके अल्पप्राण होते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या इनकी कुल संख्या इनकी कुल संख्या भी लिख लीजिएगा। बाकी बाकी आगे आपको देखिए मैं जादू करके दिखाऊंगा आप किस तरीके से याद करेंगे। इनकी कुल संख्या 31 है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, चलिए एक बार इस तालिका के में हम यहाँ पर नजर लगाते हैं। तो देखिए, जो तालिका होती है इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इनको लिखने का तरीका इस तरीके का होता है। अब देखिए, इसमें ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। इस तरीके से देखिए 5 लाइन है ना ये ऐसे, ठीक है। ये 5 रो है ऐसे। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का, ये आपके वर्गीय व्यंजन है ना, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये वर्ग होते हैं आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला कौन सा, ये वाला, तीसरा कौन सा, ये वाला, और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर यानी कि क, च, ट, त, प, ये आपका अल्पप्राण होगा। तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन ग, ज, ड, द, ब, ये आपका अल्पप्राण होगा, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का पांचवा, पांचवा कौन सा हो जाएगा, ड, य, अण, न, म, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर, आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। वैसे तो आपको ये नोट्स में बिल्कुल सब चीज लिखी हुई मिलेगी। प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण अल्पप्राण होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इस तरीके से ये आपके अल्पप्राण होते हैं। और इनकी संख्या टोटल 31 होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए अब इनको यहाँ पर याद करने की एक ट्रिक भी देख लीजिए, ठीक है। वैसे आप देख लीजिएगा, पहले वर्ण में आपके कितने हो जाएंगे, देखिए 5, और तीसरे में कितने हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएंगे, और तीसरे में भी, पांचवें में भी आपको 5 हो जाएंगे, यानी कि 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 तो इनके हो गए भाई, 5 तो इसके हो गए, 5 तीसरे वाले के हो गए, और 5 इसके वाले हो गए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी आपके अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यह, र, ल और वह, ठीक है। ये भी आपके अंतस्थ व्यंजन आपके अल्पप्राण होते हैं। और इसी के साथ होता है एक आपका उच्छिष्ट व्यंजन।
उच्छिप्त कौन सा होता है? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन से वाला? दोनों नहीं। उच्छिप्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था। उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं जिनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। तो एक उच्छिप्त व्यंजन यानी कि ये वाला, इसके नीचे यहाँ पर ये बिंदी लगी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन ये वाला और अंतस्थ व्यंजन ये, और पांच पांच आपके ये हो गए। तो टोटल यहाँ पर ये आपके 31 होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये आपके 31 होते हैं या कुछ रह गया है। अगर रह जाएगा तो उसको भी देखेंगे। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पांच एकम पांच, पांच दूनी 10, पांच ते 15 और पांच चौक 20, यानी कि चार ये और एक ये तो यहाँ पर 20 ही हुए हैं। तो बाकी के 31 होने थे, ये और कहाँ गए? तो और कहीं नहीं गए। और यहाँ पर जितने भी आपके स्वर होते हैं इसको भी लिख लीजिए, सभी सभी स्वर, ठीक है। सभी स्वर ये भी आपके अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण, अल्पप्राण होते होते हैं, ठीक है। तो सभी स्वर यानी कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? 11, यानी कि टोटल 11 के 11 स्वर यहाँ पर आपके अल्प प्राण होते हैं। तो अब देख लीजिए इनको काउंट करके 31 हुए हैं या नहीं। तो देखिए 5 तो इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें, 15 तो ये हो गए। 15 और 4 यह रे लेव है, ये अंतस्थ व्यंजन है ना। 15 और 4 हो गए आपके 19, और एक ही हो गया आपका उच्छिप्त व्यंजन। 19 और 1 20, 20 और 11 यहाँ पर हो जाएंगे 31। 11 स्वर भी इसी में काउंट करने हैं। तो ये टोटल 31 अल्प प्राण होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बता दिया है कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। ये टोटल 15 तो आपके व्यंजन ये वाले हो जाएंगे जो कि आपके अल्पप्राण हैं। 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, यह रे लेव है, और एक आपका उच्छिप्त ड हो जाएगा, और बाकी सभी के सभी स्वर हो जाएंगे, यानी कि टोटल 11 स्वर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 31 अल्पप्राण होते हैं। अब आते हैं अपनी जादुई ट्रिक पर कि इनको ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। बहुत मेहनत से ट्रिक बनती है, हो सके आप बहुत वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सके आपके काम आ जाए, ठीक है। तो देखिए 1 3 5 यानी कि 1 3 5 मैं लिख लेता हूं यहाँ पर पहले ट्रिक, ट्रिक, ठीक है। ये हो गया आपकी ट्रिक, अल्पप्राण को याद करने की ट्रिक। आप अपनी कॉपी में ऐसी हेडिंग बना लीजिएगा। वैसे मैं नोट्स में प्रॉपर ऐसे ही लिख रखा है, प्रॉपर मेंशन कर रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको याद करेंगे कैसे। एक 1 3 1 3 5 ऐसे लिख लीजिए। 1 3 5, अभी आप देखिएगा, अभी इसको मुझको लिख लेने दो पहले। 1 3 5 ये ले वैर है। 1 3 5 ये लवर ड उच्छिप्त, ड उच्छिप्त सब सवर, सब सवर, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई। इसको आपको याद कैसे रखना है? 1 3 5 ये लवर ड उच्छिप्त सब सवर, इस तरीके से इसको गाना सा बनाकर याद कर लीजिएगा। मैंने बहुत पहले याद किया था तो मेरे आज प्रॉपर याद है। एक बार फिर देख लीजिए। 1 3 5 ये लवर ड उच्छिप्त सब सवर, ठीक है। तो एक 2 3 बार आप मेरे साथ ही गाइएगा, आपके जल्दी याद रहेगी। 1 3 5 ये लवर ड उच्छिप्त सब सवर, 1 3 5 ये लवर ड उच्छिप्त 10 सवर। हो गए आपके अल्पप्राण याद, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे। एक, एक का मतलब ये एक वाले कॉलम में जितने भी आपके वर्ण हैं, ठीक है। एक वाले कॉलम में कितने हैं? 5, यानी कि एक से तो बन जाएगा ये 5, ठीक है। फिर आपका तीन, तीन वाले कॉलम में कितने हैं? 5। तो 1 3 5 में, यानी कि 1 में 5, 3 में 5 और 5 वाले में भी 5, इसको भी यहाँ पर 5 लिख लीजिए। तो 1 3 5 ये लवर, ये लवर का मतलब अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना आपके। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये RLF है, ठीक है। सीधे सीधे आपको ये याद हो जाएंगे सीधे। ये लवर का मतलब ये 4 आपके अंतस्थ हो जाएंगे, ठीक है। ये लवर, ये ले वे, मैं आपको ये लवर करके लिखवा दिया है अंतस्थ व्यंजनों, ठीक है। और ये आपका ड, बेसिकली ड एक आपका ये भी होता है और एक ये भी होता है। ये उच्छिप्त वाला ड यहाँ पर है, ये वाला नहीं है, ठीक है। वाला तो यहाँ पर आपका काउंट हो ही गया है इसमें, किसमें?
ये तीसरे वाले कॉलम में, ठीक है। ये तो आपका काउंट हो ही गया, लेकिन ये डे उच्छिप्त वाला है, ठीक है। तो ये डे उच्छिप्त का कितना हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा। और सब स्वर मतलब वर्णमाला में जितने भी स्वर है 11 स्वर है, इन 11 स्वर को आप ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 और 4 19 और 1 20 और 11 31 हो गए आपके टोटल 31 अल्पप्राण। और ट्रिक से आपके बहुत अच्छे से याद भी हो गए होंगे। तो एक बार फिर से इस ट्रिक को मेरे साथ दोहराइएगा। 1 3 5 ये लवर, डे उच्छित 10 स्वर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको उठते बैठते चलते फिरते गुनगुनाएंगे ना, बहुत अच्छे से आपके सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये टेबल तो आपके दिमाग में फिट होनी ही चाहिए। अगर आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने बचपन में भी एकनार एकाम छोटी इमली पढ़ रखे हैं तो आपके दिमाग में पहले से ही फिट होंगे यार, इनको याद करने में दिक्कत थोड़ी होगी, ठीक है। तो ये आपको बस इस तरीके से अल्पप्राण को याद करना है। ये बेसिक डिटेल लिखी है। टोटल 31 अल्पप्राण होते हैं, कौन कौन से होते हैं ट्रिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर महाप्राण। महाप्राण को भी आप इसी तरीके से याद करने वाले हैं ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो चलिए महाप्राण को भी देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं महाप्राण। महाप्राण की आप हेडिंग डाल लीजिएगा, महाप्राण। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं, पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि आपके यूपीएसआई और ये यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम होते हैं ना, इनमें कभी कभी आपसे परिभाषा ही पूछ ली जाती है। तो देखिए, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय या बोलते समय, जिन व्यंजनों को बोलते जिन व्यंजनों को बोलते समय अधिक मात्रा में श्वास निकलती हो। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय अधिक श्वास निकलती हो, श्वास कहाँ से निकलेगी भाई, मुंह से ही तो निकलेगी भाई, मुंह से ही तो हम इनका उच्चारण करेंगे। जब मुंह से उच्चारण करेंगे तो इनको बोलते समय मुंह से हमारे हवा यानी कि मुंह से हमारे वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है, तो उनको यहाँ पर हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है। इन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक है। आपको नोट्स में वैसे ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए किन किन को महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में तो हमने यहाँ पर देख लिया 1 3 5, तो बाकी कौन कौन से बचे, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। 1 3 5 तो आपके अल्पप्राण हो गए, और बचे कौन कौन से आपके 2 4, यानी कि ये वाला बच गया दूसरा और ये बच गया चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण यानी कि ख छ ठ थ फ ये आपका महाप्राण हो जाएगा, और ये प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर यानी कि ये, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। देखो भाई, पहला वर्ग ये होगा क्या वर्ग, इसमें कौन सा है, ये दूसरा और ये चौथा। दूसरा वर्ग हो गया आपका च वर्ग, इसमें आपका ये दूसरा कौन सा होगा, 6 और ये 6। फिर आपका ये तीसरा वर्ग है कौन सा, ट वर्ग। इस ट वर्ग में आपका दूसरा कौन सा होगा, ये होगा, और चौथा कौन सा होगा, ये होगा, देख लीजिए। ऐसे ही आपका ये त वर्ग है, इस त वर्ग में आपका दूसरा कौन सा होगा, थ, और चौथा कौन सा होगा, ध, ठीक है। ऐसे ही आपका ये प वर्ग है, प वर्ग में दूसरा कौन सा वर्ण है, फ है, और चौथा कौन सा है, भ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक वर्ग का मैं लिख देता हूं यहाँ पर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है। दूसरा और, इसको 4 देख लीजिए, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, ठीक है। आप जैसे लिख लीजिए कहलाता है, ठीक है। दूसरा और चौथा हो गया। फिर आगे आपके हो जाते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन भी यहाँ पर लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका स, फिर एक हो जाएगा श, और ये एक षटकोण वाला स, और ये आपका हो जाएगा है, ठीक है। ये आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो ये देखिए 4 ऊष्मीय व्यंजन हो गए, और 5 ये आपके दूसरे वर्ग में हो गए, और ये 5 आपके चौथे वाले कॉलम में हो गए, ठीक है। तो 5 और 5 10 और 4 14, और इनकी टोटल संख्या है आपकी 15। एक रह गया, कौन सा रह गया,
उच्छिप्त ड़, ठीक है। उच्छिप्त ड़ तो आपका उसमें हो गया था अल्पप्राण में, और उच्छिप्त लिख देता हूं मैं यहाँ पर, उच्छिप्त उच्छिप्त अढ़, ये आपका होगा अढ़ जिसके नीचे बिंदी होती है, ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, एक ही होगा आपका, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई महाप्राण की 15, और अल्पप्राण की संख्या कितनी थी 31। इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरे कौन कौन से है ये वाले, और चौथा कौन कौन से है ये वाले, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जिनकी संख्या यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगी, और उसमें व्यंजन होते हैं आपके 4, श है, यानी कि तीनों श और है, ठीक है। और एक आपको हो जाता है उच्छिप्त अढ़, उच्छिप्त अढ़ तो आपका अल्पप्राण में हो गया, और उच्छिप्त अढ़ आपका ये हो जाएगा एक, ये आपका हो जाएगा महाप्राण में, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनकी कुल संख्या, आप देखिए कुल संख्या भी लिख लीजिए, कुल संख्या, कुल संख्या जो है इनकी वो आपकी 15 हो जाएगी, ठीक है। 15 आपने गिनी ली, 5 ये हो गए, 5 ये 10, और 4 उसमें व्यंजन, और एक ये 15। अब आते हैं इनकी ट्रिक को याद करने की, तो ट्रिक देख लेते हैं इनकी क्या है। ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक 2 4 उष्मा, 2 4 उष्मा ढक ढक्कन, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मैंने सॉन्ग के तरीके से एक लय बनाकर, एक तुक मिलाकर इनके यहाँ पर ट्रिक बनाई है। आप जैसे गाना गाते हैं ना, इस तरीके से इनको 10 से 12 बार बोलेंगे तो ये आपके याद हो जाएंगे। अब देखिए 2 4 उष्मा ढक ढक्कन, 2 4 उष्मा ढक ढक्कन, 2 से तो मतलब ये 2 कॉलम के अंदर जितने हैं, तो 2 कॉलम के अंदर कौन कौन से हैं, ख छ ठ थ प, इनकी संख्या कितनी है 5, ठीक है। ऐसे ही 4 कॉलम के अंदर, 4 कॉलम के अंदर भी 5 है, इनकी संख्या भी यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 4 उष्मा, उसमें व्यंजन कितने हैं, उष्मा से बन जाएगा आपका उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन आपके 4 है, ठीक है। 2 4 उष्मा ढक ढक्कन, अब ढक ढक्कन क्या है, ये आपका उच्छिप्त अढ़ है, ठीक है। इसको आपको ये वाला मत समझ लेना, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है उच्छिप्त वाला। अब देखिए 2 4 तो उष्मा होती है, उसको ही हमको ढक्कन से ढकना पड़ता है भाई। उष्मा जो होती है ना, जैसे अब कोई बर्तन मान लीजिए, उसको हमने चूल्हे पर रख रखा है, उसमें नीचे हमने आग जला रखी है, पानी उबल रहा है, और उसमें से उष्मा निकल रही है, ठीक है। उसमें यानी कि थोड़ी उसमें इकट्ठी हुई, भाई जाड़ों का समय है, उसमें थोड़ी उसमें इकट्ठी हुई है, तो क्या बोलेंगे भाई, 2 4 तो उसमें इकट्ठी हुई, उसे जल्दी से ढक्कन से ढको, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी बनाकर याद कर सकते हैं, बस मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि 2 4 उष्मा ढक ढक्कन, ये ढक ढक्कन जो है इस पूरे के पूरे से यहाँ पर ये बस ये एक ही बनता है, जो कि आपका उच्छिप्त अढ़ है, ठीक है। तो 2 4 उष्मा ढक ढक्कन, 2 4 उष्मा ढक ढक्कन, 2 4 उष्मा ढक, या फिर 2 4 उष्मा ढक, यानी कि 2 4 उष्मा आपकी हुई है, उसको ही ढक लो, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बता दिया है, और इनकी ट्रिक भी आपको मैंने बताई है। उम्मीद है दोनों ट्रिक आपकी समझ में आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सघोष और अघोष के बारे में। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर सघोष और अघोष के बारे में। तो देखिए सघोष और अघोष को जो है वो बेसिकली स्वर तंत्री या घोषा तंत्री के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो किया जाता है, उसके अंतर्गत सघोष और अघोष को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अघोष के बारे में देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होती, उनको यहाँ पर अघोष वर्ण कहा जाता है। यानी स्वर तंत्र क्या होती है, जहाँ से हमारे मुख से आवाज निकलती है ना, ये जो भी हम वॉइस बोलते हैं, ये हमारी स्वर तंत्रियों के द्वारा ही हम यहाँ पर बोल पाते हैं। तो ये जो स्वर तंत्री होती है, जब हम कोई भी कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें यहाँ पर इनमें कंपन उत्पन्न होती है, जो हमारी स्वर तंत्री होती है। और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय उनमें कंपन उत्पन्न नहीं होती। तो इसी आधार पर यहाँ पर हमने ये मतलब विद्वानों ने इसका यहाँ पर वर्गीकरण किया है, कि जिसको हम सघोष और अघोष के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अघोष के बारे में यहाँ पर बताया, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होती, उनको यहाँ पर अघोष वर्ण कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जानने के लिए आपको उधर टेबल में आना होगा। प्रत्येक वर्ग
वर्ग कौन से होते हैं आपके, ये वाले आपके वर्ग होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अघोष होता है। जैसे कि ये पहला वर्ग होगा, प्रत्येक वर्ग का एक कै होगा, च ट त प। जब हम इनको उच्चारित करते हैं, इनको बोलते हैं, तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होती। बेसिकली हम इनको बोलेंगे कै ख। लेकिन जब हम इन दो से आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा चौथा पांचवा बोलेंगे, तो देखिए ग ऐसी कुछ मोटी सी आवाज होगी, यानी कि कुछ कंपन के द्वारा बोलेंगे, आपकी आवाज थोड़ी सी वाइब्रेशन मोड में यहाँ पर निकलती है, ठीक है। तो पहले के दो है जो क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये आपके अघोष है, और जो बाकी के पीछे के हो जाएंगे ये आपके सघोष हो जाएंगे। इनके बारे में आपके आगे अभी बात करूंगा। तो पहले यहाँ पर अघोष के बारे में देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और इसी के साथ यहाँ पर स जो होते हैं हमारे, तीन स होते हैं, एक ये बड़ा स, एक ये छोटा स, और ये एक षटकोण वाला स। ये तीनों स भी यहाँ पर आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो संख्या हो जाती है इनकी अघोष की, यहाँ पर टोटल 13 संख्या हो जाती है। यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है मैंने, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों स, यानी कि स और ये षटकोण वाला स। तो टोटल कितनी होगी, 13 संख्या। भाई पहले वर्ग का तो यहाँ पर 5 ही हो जाएंगे, दूसरे के हो जाएंगे 5 ही हो जाएंगे, टोटल 10 तो यही हो गए, और 3 आपके ये 6 हो जाएंगे। तो 10 और 3 13, इसलिए इनकी कुल संख्या यहाँ पर 13 हो जाती है अघोष वर्णों की, ठीक है। अब अगर आप इनको ट्रिक के द्वारा याद करना चाहे तो यहाँ पर एक ट्रिक भी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 1 2 3 से, 1 2 3 से, 1 2 3 से, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 से, 1 2 3 से। 1 2 का मतलब हो जाएगा एक वर्ग के एक कॉलम के अंतर्गत, 2 का मतलब हो जाएगा 2 कॉलम के अंतर्गत जो आएंगे। एक कॉलम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क च ट त प, ठीक है, ये आते हैं। 2 यानी कि 2 कॉलम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ख छ ठ थ प, ठीक है, ये आते हैं ना। तो एक कॉलम के तो ये 5 हो गए, दूसरे कॉलम के 5 हो गए, 1 2, और 3 सह का मतलब, अब 3 से आप इस 3 पर मत चले जाना, 3 सह का मतलब होता है, इसको आपको एक साथ मिलाकर पढ़ना है, 3 सह। और आपको अच्छी तरह से मालूम है हमारी वर्णमाला में 3 सह होते हैं, एक बड़ा सह, एक छोटा सह और एक ये षटकोण वाला सह। तो इन तीनों सह को आपको ध्यान रखना है। ट्रिक बस आपको ये रखनी है, अघोष मतलब 1 2 3 सह, 1 2 3 सह, ये आपकी अघोष की ट्रिक हो गई, ठीक है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर सघोष के बारे में। सघोष जिसको घोष भी बोला जाता है, सघोष वर्ण या घोष वर्ण किनको बोला जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो जाती है, उनको यहाँ पर सघोष या फिर घोष वर्ण कह दिया जाता है। भाई इन शुरू के 2 कॉलम थे, इनमें तो यहाँ पर स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं हो रही थी, लेकिन ये बाद के 3 4 5 ये वाले हैं, ये 3 वाले कॉलम में, 4 वाले कॉलम में और 5 वाले कॉलम में, इनको उच्चारित करते समय, इनको बोलते समय हमारी जो स्वर तंत्रियां है उनमें कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनमें कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का ये तीसरा, ये वाले इस तरीके से नीचे आएंगे, फिर चौथे वाले में इस तरीके से नीचे आएंगे, फिर पांचवे वाले में इस तरीके से नीचे आएंगे। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, और सातवें अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं इसी में, य र ल व होते हैं ना, वे अंतस्थ व्यंजन भी आपके सघोष होते हैं। और यहाँ पर सभी स्वर, यानी कि हमारी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर है, वे 11 स्वर भी यहाँ पर सघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सभी की टोटल संख्या भी यहाँ पर 31 हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के शुरू में आपको अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाए थे, उसमें अल्प प्राण की मैंने ट्रिक भी बताई थी, और इसके यहाँ पर सघोष की भी ट्रिक बताऊंगा। दोनों की ट्रिक आपकी सेम टू सेम सी है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, और दोनों में यहाँ पर 31 वर्ण है, यानी कि अल्प प्राण में भी यहाँ पर 31 वर्ण है, और यहाँ पर सघोष में भी आपके 31 वर्ण है। अब कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये आपको मैं चलिए बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, भाई तीसरे में यहाँ पर देखिए ये 5 हो जाएंगे, एक ही होगा, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है, यानी कि 5 हो जाएंगे। तो तीसरे के तो यहाँ पर ये 5 तो ये हो गए, फिर चौथे में भी ये 5 हो जाएंगे, चौथे में भी इस 5 को लिख लेंगे, फिर पांचवें में भी ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, इनमें यहाँ पर 5 5 वर्ण है, और यहाँ पर सभी स्वर, वर्णमाला में सभी स्वर टोटल कितने हैं, 11 है, लिख लीजिए सभी स्वर। और साथ में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आपके, 4 है,
अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। 4 मैंने अभी आपको बताए थे, य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब इनको देख लीजिए यहाँ पर टोटल गिनकर कि इनकी संख्या यहाँ पर 11 होती है या नहीं। तो देखिए 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 11 26, 26 और 4 30, यहाँ पर ये टोटल 30 ही हुए हैं। लेकिन एक यहाँ पर रह गया। क्या रह गया? आप थोड़ा सा गौर किया होगा तो देखिए यहाँ पर ऊष्मेय व्यंजन इसमें लिखे गए हैं अघोष में। तो अघोष में ऊष्मेय व्यंजन ही तो लिखे गए हैं, स, लेकिन ऊष्मेय व्यंजन में एक यहाँ पर है भी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऊष्मेय व्यंजन है होता है ना, लेकिन है यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि है जो उच्चारित होता है वो कंपन के द्वारा उच्चारित होता है, यानी है को उच्चारित करते समय, है को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है। इसलिए है बेसिकली होता है उसमें व्यंजन, लेकिन है को यहाँ पर हम अघोष के अंतर्गत नहीं रखेंगे बल्कि सघोष के अंतर्गत रखेंगे। तो एक है भी लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कहीं पर है, ये भी यहाँ पर हो जाता है आपका सघोष के अंतर्गत। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें तो हो गए टोटल 15, 15 और 11 यहाँ पर 26 हो जाएंगे, 26 और 4 यहाँ पर 30 हो जाएंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन और एक ये है हो जाएगा। ये है आपका सघोष व्यंजन होता है। ठीक है, तो है आपका सघोष व्यंजन, इसलिए इनको टोटल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है। आप कहीं में लिख लीजिएगा, टोटल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इनको याद करने की ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा सा आप इस ट्रिक को गुनगुनाएंगे, गाएंगे चलते फिरते ऐसे, तो आपके याद हो जाएगी। देखिए 3 4 5 ये लवर है पूरे सभी सवर। अब 3 4 5 का मतलब आप पहुंच जाइए वहां। 3 4 5, 3 4 5 के कॉलम में कितने हैं? यहाँ पर 3 कॉलम में भी 5 है, 4 कॉलम में 5 है और 5वें कॉलम में भी 5 है। तो 3 4 5 ये लवर, लवर समझ रहे हो ना क्या है? ये लवर ऐसे ही लिख रखा है भाई, ऐसी ही भाषा समझ में आएगी, क्योंकि आजकल रील्स का जमाना है, हर वक्त लोग फिल्मों में रील में घुसे रहते हैं, तो ये जल्दी आप कैच कर लोगे। ठीक है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो 3 5 4, 3 4 5 ये लवर कितने हैं? 4। ये लवर मतलब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ही तो होते हैं ना, यह रह लव है, तो ये रह लव है, इस तरीके से लिख रखे हैं मैंने, ये लवर। ठीक है, और है, अब ये है भी आपको काउंट करना होगा, ध्यान रखिएगा, है आपको काउंट करना होगा। है कितना है? एक, अकेला है ना। तो 3 4 5 ये लवर है पूरे, पूरे यानी कि पूरे सभी सवर, जितने भी सवर है वो यहाँ पर आपके 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 4 5 ये लवर है पूरे सभी सवर, 3 4 5 ये लवर है पूरे सभी सवर। तो इस तरीके से आप सघोष को या फिर इसी को ही घोष बोला जाता है याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो एक बार फिर से इनकी यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए। अघोष की ट्रिक क्या है आपकी? 1 2 3 से है, 1 2 3 से है, यानी कि 1 2 कॉलम में ये वाले आएंगे। ठीक है, और 3 से का मतलब है छोटा सा है, बड़ा सा है और ये षटकोण वाला सा है। ठीक है, ये आपकी हो गई अघोष की। और अब देखिए सघोष की ट्रिक, सघोष की ट्रिक 3 4 5 ये लवर है पूरे सभी सवर। ठीक है भी इसमें काउंट होगा, 3 4 5 ये लवर है पूरे सभी सवर। तो हो जाएंगे बहुत अच्छे से याद आपके। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सघोष और अघोष के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए संयुक्त ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन या ध्वनि संयुक्त होकर एक ही स्वर की सहायता से बोली जाती है, वहाँ पर संयुक्त ध्वनियाँ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 व्यंजन एक साथ दिए जाएंगे और वे किसी एक ही स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। तो इसको एक उदाहरण के जरिए से यहाँ पर समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक शब्द लिया है मलान। ठीक है, ये मलान शब्द लिया है। अब देखें मलान शब्द में यहाँ पर शुरू में देखें क्या है, यहाँ पर आधा मैं है। ठीक है, मैं जो है यहाँ पर आधा है और ल यहाँ पर पूरा है और ल पे आ की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 व्यंजन एक साथ आए हैं, यानी मैं और ल 2 व्यंजन एक साथ आए हैं और इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। मैं के और ल के बीच में कोई स्वर नहीं है, जी हाँ कोई स्वर नहीं है। तो मैं और ल 2 व्यंजन एक साथ आए हैं और ल के बाद में यहाँ पर आ स्वर है। तो
ये आ स्वर की सहायता से दोनों व्यंजन यहाँ पर बोले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। जैसे कि आपको परिभाषा में दिया गया है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन या ध्वनि संयुक्त होकर एक ही स्वर की सहायता से बोली जाती है। तो दो या दो से अधिक व्यंजन मतलब दो व्यंजन तो ये हो गए लगातार और एक स्वर इसके पीछे आ हो गया, तो इस आ की सहायता से दो उच्चारित हो रहे हैं। इसका यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर कर देख लेते हैं, उससे आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपने मैंने आपको शुरू के वीडियो में भी बताया था कि किसी भी वर्ण को लिखते समय उसमें उसको स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये र है, र कैसे है, यहाँ पर स्वर की सहायता से इसको स्वर इसका अलग करेंगे। देखिए कैसे अलग करेंगे, र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, र के नीचे हलंत लगाएंगे, ये आधा र हो गया, और धन यहाँ पर ए, यानी ये ए की सहायता से बोला जाता है। जितने भी वर्ण होते हैं वे आपको स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। जैसे कि र को यहाँ पर आधा र धन ए ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोई एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि ये जय हो गया, ठीक है। अब इसको आधा लिखकर इसमें से एस वर्ग को कैसे अलग करेंगे, इसका विच्छेद कर दीजिए। जैसे कि ये जय हो गया, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, अब ये आधा जय हो गया, और इसमें जो था यहाँ पर एस वर्ग छुपा हुआ है, तो यहाँ पर ये ए होगा। ये मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था, और आने वाले कल के वीडियो में मैं आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगा ना, वहां पर बहुत अच्छे से ये सभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर कोई वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है तो उसमें से स्वर अलग कर लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ण यहाँ पर ऐसे लिखे होते हैं जिसमें स्वर ऑलरेडी हटा हुआ होता है, उनको यहाँ पर आधा अक्षर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैं है, ये आधा मैं है, इसमें से स्वर ऑलरेडी हट चुका है। जब कोई वर्ण यहाँ पर आधा लिखा हुआ होता है तो उसमें स्वर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर ये मैं है, ये आधा मैं है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ल यहाँ पर पूरा है, इसमें स्वर है, और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो इसमें आ स्वर छुपा हुआ है। तो देखिए, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। मैं यहाँ पर अपने आप में आधा है, और आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, नीचे हलंत लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ल की शुरुआत होती है, तो ल यहाँ पर तो पूरा है, लेकिन इसको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत लगा देंगे। और इस ल में जो मात्रा छुपी हुई है, किसकी मात्रा छुपी हुई है, आ की मात्रा, उस आ की मात्रा को यहाँ पर अलग कर लिया। आगे क्या है, न को यहाँ पर आधा लिख लिया, और इसमें से ए की मात्रा एस स्वर छुपा हुआ है तो उसको यहाँ पर एस को अलग कर लिया। ये इसका प्रॉपर वर्ण विच्छेद हो गया। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, यहाँ पर देखिए, मैं व्यंजन आया, इसके तुरंत बाद ल व्यंजन आया, यानी दो व्यंजन एक साथ आए, और दो व्यंजन एक साथ आने के बाद यहाँ पर तीसरे पर क्या आया, एक स्वर आ गया। तो यहाँ पर देखिए, दो व्यंजन इस एक स्वर की सहायता से यहाँ पर उच्चारित हो रहे हैं। ये दो व्यंजन इस एक स्वर की सहायता से यहाँ पर बोले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। जैसे कि आपको ऊपर परिभाषा में भी दिया गया था, दो या दो से अधिक व्यंजन संयुक्त होकर एक ही स्वर की सहायता से अगर बोले जाएंगे तो वहां पर संयुक्त ध्वनि होगी। यहाँ पर आपकी इस परिभाषा की जो कंडीशन थी उसको यहाँ पर हमने फुलफिल कर दिया। आपकी ये समझ में आ गया होगा कि दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो यहाँ पर संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। इसको आप मोटा मोटी एक दिमाग में रख सकते हैं। इसकी एक पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये इतना तामझाम याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम होते हैं ना, और यूपीएसआई तक के एग्जामों में परिभाषा से यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए परिभाषा भी आपको ध्यान देने की वाली बात हो जाती है। अब देखिए, इसकी एक यहाँ पर पहचान आपको क्या रखनी है, कोई भी शब्द अगर आपका आधा अक्षर से शुरू होता है तो वहां पर आपकी संयुक्त ध्वनि होती है। बस आपको यही बात अपने पल्ले बांध लेनी है कि कोई भी अक्षर हो, अगर वो यहाँ पर आधे अक्षर से शुरू होता है तो वहां पर आपकी संयुक्त ध्वनि हो जाती है। जैसे कि एक दो शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये स्टेशन शब्द देख लीजिए, स्टेशन, ये हो गया स्टेशन, ठीक है। स्टेशन शब्द में शुरुआत किससे हो रही है, आधे अक्षर से हो रही है ना, आधा व्यंजन मान लीजिए इसको। तो देखिए, आधे अक्षर से अगर किसी भी शब्द की शुरुआत होगी तो वहां पर संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, ट्रक। देखिए, ट र क, ठीक है। अब देखिए, ट इसमें आधा है, इसलिए यहाँ पर ये शुरू का अक्षर इसका ट आधा हो जाएगा। तो शुरू का कोई भी शब्द अगर
किसी भी शब्द में अगर शुरुआत का अक्षर आधा हो जाता है तो वो संयुक्त ध्वनि हो जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा ट्रक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये इसके नीचे हलंत होता है और ये रै होता है, ये रै का ही पूरा रूप होता है, इसलिए यहाँ पर रै को हमने पूरा लिख दिया। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी शब्द की शुरुआत अगर आधे अक्षर से होती है तो वहां पर आपका संयुक्त ध्वनि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक और होता है यहाँ पर संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि किसको कहेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई आधा वर्ण किन्हीं दो व्यंजनों के बीच में आ जाए तो वहां पर आपकी संपृक्त ध्वनि होती है। यानी कोई भी आधा वर्ण किन्हीं दो व्यंजनों के बीच में आएगा तो वहां पर संपृक्त ध्वनि होगी। इसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण के जरिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक व्यंजन ये हो गया और एक व्यंजन ये हो गया, इन दो व्यंजनों के बीच ये आधा वर्ण यहाँ पर आ गया, ठीक है। दो वर्णों के बीच ये आधा व्यंजन आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका संपृक्त ध्वनि, ठीक है। यहाँ पर आपकी परिभाषा में भी यही बात कही गई है कि किन्हीं दो वर्णों के बीच कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहां पर आपका संपृक्त ध्वनि हो जाती है। इसको आपको मोटा मोटी एक डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी एक पहचान आप याद रख सकते हैं कि किसी भी शब्द के बीच में अगर कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर आपकी संपृक्त ध्वनि होती है, ठीक है। संयुक्त ध्वनि में तो हमने आपको क्या पहचान बताई कि किसी भी शब्द की शुरुआत अगर आधे अक्षर से हो तो वहां पर संयुक्त ध्वनि, और किसी भी शब्द में अगर बीच में आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर आपका संपृक्त ध्वनि हो जाती है, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण भी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि बंदर। बंदर में देखिए ब और द के बीच में यहाँ पर आधा व्यंजन आ गया है, ठीक है, आधा वर्ण आ गया, ठीक है। तो बंदर। ऐसे यहाँ पर अंदर, दो वर्णों के बीच में यहाँ पर व्यंजन आता है वो भी आधा, तो यहाँ पर देखिए हो जाता है आपका संपृक्त ध्वनि। तो संयुक्त ध्वनि और संपृक्त ध्वनि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और होता है यहाँ पर युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियों को ही यहाँ पर द्वितीय ध्वनियाँ भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वैसे तो मैं आपको इनके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दूंगा जिसमें सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर शब्दों में लिखी हुई मिलेगी। द्वितीय ध्वनि, ठीक है, ये हो गया आपका द्वितीय ध्वनियाँ। यानी ये जो युग्मक ध्वनियाँ होती है इनको ही यहाँ पर द्वितीय ध्वनियाँ भी कहा जाता है। अब ये बेसिकली क्या होती है, तो देखिए युग्मक ध्वनियाँ जब किसी शब्द में एक ही वर्ण लगातार आए, और वो जो लगातार आएगा ना वो एक शब्द एक वर्ण तो होगा वो आधा और एक होगा यहाँ पर पूरा, तो वहां पर आपका द्वितीय या फिर युग्मक ध्वनियाँ होती है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं दिल्ली। अब देखिए इस दिल्ली में एक ही वर्ण दो बार आया, यानी कि ये लय जो है ये दो बार आया है, और लय जो है एक बार तो आधा आया है और एक बार पूरा आया है। तो यहाँ पर इसमें दिल्ली शब्द में क्या हो जाएगा आपका युग्मक ध्वनि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी परिभाषा में भी यही बात कही गई है कि किसी शब्द में कोई एक ही वर्ण दो बार आएगा और एक वर्ण उसमें आधा होगा और एक वर्ण उसमें पूरा होगा, तो वहां पर आपकी युग्मक ध्वनियाँ होती है। जैसे कि मैंने दिल्ली वाला उदाहरण आपको बताया, ऐसे यहाँ पर बिल्ली हो जाएगा। लय दो बार आया है, एक बार आधा लय एक बार पूरा लय। ऐसे ही यहाँ पर देखिए तमन्ना। तमन्ना में भी देखिए न वर्ण आया है दो बार, और एक तो हुआ यहाँ पर आधा न और एक है आपका पूरा न, यानी एक बार आधा वर्ण है एक बार पूरा वर्ण है। तो जब भी आधा वर्ण और पूरा वर्ण लगातार किसी शब्द में आए दो बार आए तो वहां पर आपकी युग्मक ध्वनियाँ या फिर द्वितीय ध्वनियाँ होती है। तो उम्मीद है ये तीनों यहाँ पर आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से इनको रिकॉल कर लीजिए, इनकी मोटी मोटी परिभाषा या मोटी मोटी पहचान आप ध्यान रख सकते हैं। किसी भी शब्द की शुरुआत अगर आधे अक्षर से होती है तो वहां पर आपका संयुक्त ध्वनि होती है, और किसी भी शब्द में अगर आधा अक्षर बीच में आ जाता है तो वहां पर आपकी संपृक्त ध्वनि होती है, और किसी भी शब्द में कोई एक ही वर्ण लगातार दो बार आए और एक बार वो आधा हो और एक बार पूरा हो तो वहां पर आपका युग्मक ध्वनियाँ या फिर द्वितीय ध्वनियाँ होती है। तो उम्मीद है ये संयुक्त, संपृक्त और युग्मक ध्वनियों का कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन किनको कहते हैं, देखिए इसके यहाँ पर पहले परिभाषा देख लीजिए। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर अंदर से आने वाली वायु को रोकती है तो जिन व्यंजनों का उच्चारण उस वक्त होता है उनको यहाँ पर वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। यानी हमारी जिह्वा की नोक, ये आगे का हिस्सा जो है, जब ये
ऊपर के जो दांत है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी जहाँ पर ये मांस है हमारा दांतों के ऊपर ऊपरी हिस्से के, वहां पर जब ये टच होकर कोई व्यंजन बोले जाते हैं तो उनको यहाँ पर वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलकर देखिए न, न को बोलेंगे ना आप, वो जो ऊपर के दांत है हमारे, उस दांत के ऊपर के हिस्से पर हमारी जीभ की नोक लगेगी, और जब वहां पर हमारी जीभ की नोक लगेगी तो अंदर से जो हमारे वायु आएगी, वो जीभ हमारी उस वायु को यहाँ पर रोकने का प्रयास करेगी, और उस रोकने के प्रयास में ही इन व्यंजनों का यहाँ पर उच्चारण होता है। कौन कौन से व्यंजन है यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपका न, ल, र, स, ज, ये आपके वर्तस्य व्यंजन हो जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। न, ल, र, स, ज, ये आपके वर्तस्य व्यंजन है। इनको आप याद कैसे रख सकते हैं? नल, रस, जय, इनको आप एक जगह मिला दीजिए, इसको बना दीजिए नल, नल में से निकलता है रस, नल, रस, जय, ऐसे याद रख सकते हैं। नल, रस, जय, ये आपके 5 व्यंजन हैं जो कि आपके वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर, उनको भी देख लीजिए। मात्रा के आधार पर स्वर मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए थे, 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे स्वर पूछे जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपके स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। ये 2 ही प्रकार के यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर आपके स्वर होते हैं, और मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी भाषा में एक विलुप्त स्वर भी है। विलुप्त स्वर में हालांकि आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ, इसका उच्चारण यहाँ पर आपका दंत से होता है। विलुप्त स्वर कौन सा है? ये आपका ये लिरी, ऐसे बोला जाता है, लिरी। ये बेसिकली संस्कृत की वर्णमाला में ये स्वर होता था, लेकिन ये हिंदी वर्णमाला से अब विलुप्त हो चुका है, इसलिए इसको विलुप्त स्वर कहा जाता है। और इसका जो उच्चारण होता है वो दंत्य से होता है, लिरी, लिरी, यानी कि हमारी जीभ जो है वो दांतों से टच करेगी तब इसका उच्चारण होता है, लिरी। तो इसको यहाँ पर इसका उच्चारण दंत्य से होता है, ये एक विलुप्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला में अगर आपसे पूछ ले जाए कितने स्वर होते थे, यानी जो संस्कृत की वर्णमाला थी उसमें कितने स्वर होते थे, तो उसमें 9 स्वर होते थे। कौन कौन से स्वर होते थे वे भी देख लीजिए, यहाँ पर लिख रखा है। ए, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 9 स्वर जो है ये संस्कृत की वर्णमाला में होते थे, ठीक। ऐसे यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण भी है। अमानक वर्ण वर्ण कौन कौन से है? ये झ और व, इनको हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अमानक वर्ण के अंतर्गत इनको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और उसके जो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। कल की वीडियो में हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, बहुत अच्छे से उनको आपको कराऊंगा और वे आपके याद भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।